बुंदेलखंड में और भी मजबूती बहुत नजदीक से देखा है। मुझे याद है जब परीक्षाएं होनी थी, बच्चों की परीक्षाएं नहीं हो रही थी, उनको ग्रेडिंग नहीं तय हो पा रही थी और बहुत सारे युवा चाहते थे कि उनको कुछ अच्छी सुविधा मिले। मैं देखता था, गांव में जाता था, बच्चों से पूछता था पढ़ाई हो रही है? वे कहते थे पढ़ाई करना चाहते हैं लेकिन हमारे पास ऑनलाइन पढ़ाई के लिए कोई सुविधा नहीं है, स्मार्टफोन नहीं है, टैबलेट नहीं है, हम कैसे अपनी पढ़ाई को आगे कर सकते हैं? ऑफलाइन क्लासेस नहीं चल रही हैं, ऑनलाइन क्लासेस के लिए हमारे पास सुविधा नहीं है। और तब सरकार ने तय किया हम प्रदेश के 1 करोड़ युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन देने के साथ जोड़ेंगे, जिससे ऑनलाइन एजुकेशन के साथ साथ ऑनलाइन एग्जामिनेशन की कार्रवाई को भी आगे बढ़ाया जा सके। और भाइयों बहनों, आज इस कार्यक्रम का शुभारंभ करते मुझे अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि प्रदेश के सभी 75 जनपदों की उपस्थिति में इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ा रहे हैं। और यहां पर हम लोग न केवल अपने छात्र छात्राओं को जो स्नातक और प्रास्नातक में अध्ययन कर रहे हैं उनको, बल्कि प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने वाले और प्रदेश की कोचिंग संस्थाओं में, मुझे याद है जब लॉकडाउन प्रारंभ हुआ था, सबसे पहली चुनौती हमारे सामने आई थी कि कोटा में जो बच्चे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे, उन बच्चों के लिए कैसे उनको उनके घर में सुरक्षित लाया जाए। राजस्थान सरकार तैयार नहीं थी सहयोग करने के लिए। मुझे उत्तर प्रदेश से बसेज भेजनी पड़ी थी कोटा, और उन सभी 15,000 बच्चों को सुरक्षित उनके घरों तक पहुंचाने के कार्य किए थे। और भाइयों बहनों, तब मैंने तय किया था, तब हमने अपने अधिकारियों को एक जिम्मेदारी दी थी, और जिम्मेदारी ये दी थी कि अब हमारे प्रदेश के बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए प्रदेश के बाहर न जाना पड़े, इसके लिए हर कमिश्नरी हेडक्वार्टर पर इसकी व्यवस्था की जानी चाहिए। और भाइयों बहनों, आज 10,000 अभ्युदय कोचिंग की व्यवस्था जो हम लोगों ने प्रदेश के अंदर हर एक कमिश्नरी में की है, अब हम उसके हर जनपद तक ले जा रहे हैं। ऐसे 10,000 प्रतियोगी छात्रों की तैयारी करने वाले अभ्युदय कोचिंग से जुड़े हुए युवाओं को भी स्मार्टफोन देने और टैबलेट की व्यवस्था, फ्री में टैबलेट और स्मार्टफोन देने के साथ आज हम जोड़ने जा रहे हैं। मैं इस अवसर पर इन सबको हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, हम सबको एक बात ध्यान में रखना होगा, और वह जब सरकार की नीयत साफ होती है तो काम भी दमदार दिखता है। सोच ईमानदार तो काम दमदार। मेरी आवाज के साथ आप बोलेंगे, सोच ईमानदार तो। दोनों ओर से, इधर से आवाज आ रही है, इधर से आ रही है, लेकिन ये सामने से आवाज नहीं आ रही है। सोच ईमानदार तो। भाइयों बहनों, ये काम दमदार का ही परिणाम है। याद करिए 2017 के पहले जो नियुक्तियां होती थी उनमें भाई भतीजावाद होता था। उसमें कुछ जगहों पर तो ऐसा होता था, कोई नौकरी चलती, कोई नौकरी निकली, और नौकरी निकलने के बाद एक खानदान के लोग, एक वंश के लोग, चाचा भी, भतीजा भी और मामा भी, अरे सभी लोग वसूली में निकल पड़ते थे। ये सभी लोग निकल पड़ते थे। महाभारत का कोई रिश्ता नहीं छूटता था जो वसूली में नहीं निकलता हो। कहीं शकुनी मामा निकलता था, कहीं दुर्योधन भांजा निकलता था, कहीं कोई दुशासन निकलता था, और कहीं पर कोई भतीजा निकल पड़ता था। लेकिन भाइयों बहनों, 2017 के बाद हम लोगों ने कहा कि प्रदेश के युवाओं के जीवन के साथ जो भी खिलवाड़ करेगा उसकी जगह जेल होगी, जेल। प्रदेश में पूरी पारदर्शिता के साथ भर्ती की प्रक्रिया होगी, और भर्ती की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया। 10 वर्षों में 2 लाख भर्ती नहीं हो पाई थी। हम लोगों ने मात्र अभी 5 वर्ष भी नहीं हुए हैं, 4.5 लाख युवाओं को प्रदेश के अंदर सरकारी नौकरी दी है। प्रदेश में कानून व्यवस्था की बेहतरी
परिणाम सामने आ गए। एक तरफ जो माफिया पहले गरीबों की संपत्ति को हड़पते थे, व्यापारियों की संपत्ति पर कब्जा करते थे, सत्ता उन्हें संरक्षित करती थी, उन माफियाओं की अवैध कमाई पर प्रदेश सरकार का जब बुलडोजर चलता हुआ दिखाई दिया तो उसके बाद माफिया और अपराधियों के संरक्षणदाताओं के भी होश उड़ते हुए दिखाई दिए। लेकिन प्रदेश में निवेश बढ़ा, एक जनपद एक उत्पाद की नीति हम लोगों ने लागू की और परिणाम था 1,61,00,000 नौजवानों को प्रदेश के अंदर ही उन्हीं के गांव और उन्हीं के जनपद में रोजगार भी उपलब्ध होता हुआ दिखाई दिया। और यही नहीं भाइयों बहनों, स्वतः रोजगार के साथ विश्वकर्मा श्रम सम्मान जैसी योजनाओं के साथ जोड़ करके 60 लाख युवाओं को हम लोगों ने प्रदेश के अंदर स्वतः रोजगार के साथ जोड़ा। आज परिणाम है, लोग औचक हैं। जब हमारे पास आंकड़े आते हैं 2017 के पहले 15-16 तक प्रदेश के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट रेट लगभग 18% था। आज उत्तर प्रदेश के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेट है वह 4.5% है। ये दिखाता है हमारे प्रयास सही दिशा की ओर आगे बढ़ रहे हैं। हमें नए भारत के नए उत्तर प्रदेश की ओर आगे कैसे बढ़ना है, ये प्रधानमंत्री जी की ईमानदार सोच को दमदारी के साथ प्रदेश के अंदर लागू करने का कार्य आज प्रदेश के अंदर लागू किया गया है। भाइयों बहनों, मुझे आज के इस अवसर पर आप सबसे कहना है और वह ये कि प्रदेश की हमारी ये युवा शक्ति में बहुत कुछ भरा पड़ा है। आपके अंदर असीम संभावनाएं हैं और भारत का युवा, जब हम बात करते हैं दुनिया के अंदर, दुनिया में भारत सबसे युवा देश है। सर्वाधिक युवा दुनिया के अंदर भारत में है और भारत में भी सर्वाधिक युवा हमारे उत्तर प्रदेश में हैं। ये 12 बजे सोकर उठने वाले युवा नहीं हैं। प्रदेश की जनता को कोरोना महामारी में गुमराह करके वैक्सीन का विरोध करने वाले युवा नहीं हैं। ये सब टायर्ड हैं और रिटायर्ड हैं। इनसे उम्मीद मत करना, क्योंकि इन्होंने तो प्रदेश की जनता और प्रदेश के युवाओं के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था। हमारा युवा 2017 के पहले कहीं जाता था तो कुछ जनपद तो ऐसे थे कि उनके नाम पर होटल में कमरे नहीं मिलते थे और बाकी युवा कहीं जाता था तो ये मान लिया जाता था कि या तो ये नकल करके आया होगा या फिर यह कोई सिफारिशी होगा, इसलिए उसको प्रतियोगी परीक्षाओं से बाहर कर दिया जाता था। लेकिन भाइयों बहनों, आज मैं आपको बताना चाहता हूं, आज प्रदेश का युवा देश के अंदर और दुनिया के अंदर जहां कहीं जाता है उसकी धाक किस रूप में है। मुझे याद है 2018 में हम लोग यहां पर एक कार्यक्रम कर रहे थे, इन्वेस्टर समिट हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर किया था। उस समय प्रदेश के 2 युवा मुझे मिलने थे, एक मनीष चौहान और एक सुश्री स्वाति पांडे। और इन्होंने बाहर पढ़ाई की थी और ये दोनों युवा जब मुझे मिले थे तो इन लोगों ने उस समय मुझे बताया था कि हम उत्तर प्रदेश का नाम लेते हैं तो उत्तर प्रदेश के नाम पर हमें लोग बहुत ही दृष्टि देखते हैं। 2017 के पहले की स्थिति ऐसी थी, सरकारें ऐसी थी, लेकिन भाइयों बहनों, आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, इन दोनों युवाओं को प्रदेश सरकार ने उस समय संबल प्रदान किया और आज ये लोग, ये दोनों प्रदेश के अंदर अपना कार्य कर रहे हैं और ये दोनों युवा प्रदेश के अंदर इन्होंने अपना कार्य प्रारंभ किया। 1 करोड़ रुपए हर माह कमा रहे हैं। 1 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश के यही युवा अपनी प्रतिभा का लोहा उत्तर प्रदेश के अंदर बना रहे हैं। मुझे याद है गाजियाबाद की भी एक सीवी सिंह ने हमें
चश्मे की बिक्री का एक क्लियर देखो ऑनलाइन पोर्टल उन्होंने स्थापित किया और उसके बाद 40 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष की बिक्री है उनकी। 40 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष आप अनुमान कर सकते हैं। और अब यह एक अपना स्टोर भी अलग से स्थापित करने जा रही है। भाइयों बहनों, यही नहीं, एक अन्य नौजवान है तरुण जोशी। इनका स्टार्टअप आईजीपी प्रतिवर्ष 400 करोड़ रुपए की बिक्री कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय कंपनी द्वारा इसका जो मूल्यांकन किया गया है वह किया गया है 1500 करोड़ रुपए का। और मैंने तो देखा है उत्तर प्रदेश के युवाओं को आज देश और दुनिया में नए नए पैकेजेस मिल रहे हैं, अच्छे पैकेज मिल रहे हैं। और यही नहीं, हॉकी में भी तो उत्तर प्रदेश का एक खिलाड़ी था ललित उपाध्याय। ललित उपाध्याय ने ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली टीम का हिस्सा बनकर के उत्तर प्रदेश के युवाओं के मनोबल को बढ़ाने का कार्य किया था। और जूनियर हॉकी में लखनऊ के सरदानंद तिवारी भी थे ना, इन्होंने जूनियर हॉकी में उत्तर प्रदेश का नाम बढ़ाया। और भाइयों बहनों, अभी तो बहुत सारे ऐसे युवा हैं। आपने अभी ललितपुर की होनहार बालिका कुमारी नंदनी कुशवाहा के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर जो उन्होंने कार्य किया है, यह जो प्रदर्शनी है अखिल भारतीय स्तर पर टॉप 20 में इसको भी स्थान मिला है। आखिर हमारा ये वही युवा है जिस युवा ने हमेशा अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। और मैं तो आपसे कहना चाहता हूं, भगवान श्री राम ने जब कहा था निस्सरहीन करो मई भुज उठाए प्रण कीन, उस समय भगवान राम की उम्र ही क्या थी। उस कालखंड में भगवान राम भी युवा ही थे, आपकी तरह युवा ही थे। और यही नहीं, कंस के अत्याचार से मथुरा वासियों को मुक्त करने वाले और दुनिया को परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम का संदेश देने वाले भगवान कृष्ण जब मथुरा वासियों को कंस के अत्याचार से मुक्त कराते हैं, उस समय भगवान कृष्ण भी युवा ही थे। भाइयों बहनों, यही नहीं, दुनिया को निर्वाण का संदेश देने वाले बुद्ध या फिर आदि शंकराचार्य ये युवा ही थे। आदि शंकराचार्य मात्र 32 वर्ष की उम्र तक जिए थे। महाराष्ट्र की परंपरा में एक संत आते हैं ज्ञानेश्वर। संत ज्ञानेश्वर मात्र 21 वर्ष की आयु में उन्हें समाधि उन्होंने ले ली थी। लेकिन ज्ञानेश्वरी एक ऐसी उन्होंने अपना ग्रंथ लिखा, पूरे महाराष्ट्र के लिए प्रेरणादायी बन गया। यही नहीं, हम स्वामी विवेकानंद को देखते हैं, वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिभा का दमदारी से रखने वाले स्वामी विवेकानंद मात्र 39 वर्ष की आयु जिए थे। भारत सेवाश्रम संघ के संस्थापक स्वामी प्रणवानंद मात्र 42 वर्ष की आयु तक जीवित रहे। और यही नहीं, 1.25 लाख से एक लड़ाओ तो गोविंद सिंह नाम कहाओं का आह्वान करने वाले गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को कौन भूल सकता है। छत्रपति शिवाजी महाराज और महाराणा प्रताप को कौन भारत का युवा विस्मृत कर सकता है। और भाइयों बहनों, यही नहीं, सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, कहने वाली उद्घोष करने वाली महारानी लक्ष्मीबाई जब 1857 की उस प्रथम स्वातंत्र समर को लड़ रही थी, उसकी उम्र मात्र 23 वर्ष थी। आप में से बहुत सारे युवा 23 वर्ष के होंगे, 23 वर्ष के आसपास के होंगे। उस उम्र में वह देश की स्वाधीनता के लिए लड़ रही थी। यही नहीं, अगर हम देखें
इस देश के अंदर तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा आह्वान करने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस ये युवा ही थे। और इंकलाब का संदेश फूंकने वाले इस देश के क्रांतिकारी सरदार भगत सिंह, राजगुरु, सहदेव, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अस्फाउल्लाह खां, ठाकुर रोशन सिंह, आखिर ये सब तो युवा थे। और इन युवाओं को जब भी मौका मिला, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को जब गोरखपुर में फांसी की सजा हो रही थी, उनसे पूछा गया क्या तुम्हारा अंतिम तुम्हारा कोई इच्छा हो तो बताओ। उन्होंने कहा मेरी एक ही इच्छा है, हे इस भारतवर्ष में 100 बार मेरा जन्म हो और कारण सदा ही मृत्यु का देशोपकारक कर्म हो। उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे मुक्ति मिले, उन्होंने कहा मैं चाहता हूं ईश्वर मुझे बार बार भारत की धरती पर जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त हो, लेकिन भारत की धरती पर भी मैं जब जन्म लूं तो एक ही उद्देश्य के लिए, देश और धर्म के उद्धार के लिए मुझे बार बार जन्म मिले भारत की धरती पर। यह आह्वान करने वाले पंडित राम प्रसाद बिस्मिल भी जब काकोरी की घटना को देश की स्वाधीनता के लिए आगे बढ़ाते हैं, उस समय वह भी युवा ही थे। और भारत का कौन ऐसा युवा होगा जिसने विनायक दामोदर सावरकर का नाम न सुना हो। भारत का एकमात्र ऐसा क्रांतिकारी और पिछली सदी का दुनिया का एकमात्र ऐसा क्रांतिकारी जिसको एक ही जन्म में 2-2 आजन्म कारावास की सजा मिली थी देश की स्वाधीनता के लिए। और भाइयों बहनों, जब विनायक दामोदर सावरकर को 2 आजन्म कारावास की सजा हुई थी, उस समय उनकी आयु कितनी थी? मात्र 28 वर्ष। 28 वर्ष। अंडमान निकोबार की जेल में जब वह बंद थे, 10 वर्षों तक उनके भाई भी उसी जेल में देश की स्वाधीनता के लिए बंद हैं, लेकिन वे अपने भाई को नहीं देख पाए थे। इतनी कड़ी सजा उनको वहां दी जाती थी, लेकिन तब भी देश की स्वाधीनता से इन लोगों ने कभी भी अपने आप को आगे नहीं किया। और महाभारत का दृश्य भी हम नहीं भूले होंगे, वीर अभिमन्यु का। क्या उम्र थी वीर अभिमन्यु की? मात्र 16 वर्ष। भाइयों बहनों, भारत के अंदर ही नहीं, दुनिया के अंदर भी युवाओं की कमी नहीं थी। मैं अभी देख रहा था, हमारे डॉक्टर शकुंतला मिश्रा के हमारे एक युवा इस मंच पर आए थे और वह दिव्यांग है। अभिनंदन करूंगा सागर का कि किस बेबाकी से उन्होंने अपनी बात को रखा और किस लाजवाब तरीके से कहा। 5 लोगों ने अपनी बात को बहुत अच्छे ढंग से रखा, लेकिन एक दिव्यांगजन जिस मजबूती के साथ अपनी बात को रखा। आज तो सरकार उन्हें टैबलेट के साथ जोड़ रही है, शासन अनेक सुविधाओं के साथ उन्हें जोड़ रही है, लेकिन याद रखना, ये ब्रेन लिपि की खोज करने वाला जो लुईस ब्रेल था, फ्रांस का, उनकी उम्र क्या थी? मात्र 15 वर्ष की आयु में उन्होंने ये खोज कर दी थी। दुनिया के अंदर तमाम अन्य महत्वपूर्ण खोजें हुई हैं। आइंस्टीन ने मात्र 16 वर्ष की आयु में सापेक्षता के सिद्धांत को खोज डाला था। और कहते हैं न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के नियमों की खोज मात्र 23 वर्ष की उम्र में कर दिया था। ये देश और दुनिया के युवाओं की वो कहानी है जो आप सभी युवाओं को आगे बढ़ने के लिए और उत्तर प्रदेश को नंबर 1 का राज्य बनाने के लिए प्रेरित कर रहा है। और मेरे युवा साथियों, क्या नंबर 1 उत्तर प्रदेश होना चाहिए? क्या आप सभी सहमत हैं? दोनों हाथ उठा करके मेरे साथ बोलेंगे, क्या सभी लोग सहमत हैं? अगर सहमत हैं तो भाइयों बहनों, दुनिया के अंदर भारत के युवा ने जब भी उसे मौका मिला तो उसने अपनी प्रतिभा की छाप वैश्विक मंच पर भी स्थापित की है। कौन नहीं जानता है सुंदर पिचाई को? ये सीईओ है गूगल के। कौन नहीं जानता सत्या नडेला को?
ये माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं। श्री पराग अग्रवाल ट्विटर के सीईओ हैं। श्री अरविंद कृष्णा ये आईबीएम के सीईओ हैं। श्री शांतनु नारायण अडोब के सीईओ हैं। श्री अजय पाल सिंह बग्गा ये मास्टर कार्ड के सीईओ हैं। श्री पुनीत रंजन ये डेलाइट के सीईओ हैं। और श्री वसंत नरसिम्हन ये नोबार्टिस के सीईओ हैं। दुनिया के अंदर जब भी भारत के युवाओं को अवसर प्राप्त हुआ है तो उन्होंने अपनी प्रतिभा का छाप वैश्विक मंच पर पूरी मजबूती के साथ स्थापित किया है। और मैं आज उत्तर प्रदेश के अपने 1 करोड़ युवाओं के लिए जिस स्मार्टफोन और टैबलेट योजना को आज लागू कर रहा हूं, ये केवल स्मार्टफोन और टैबलेट नहीं है युवा साथियों, इसके साथ आपको फ्री में डिजिटल एक्सेस की सुविधा भी हम लोग उपलब्ध करवाने जा रहे हैं। फ्री में आपको कंटेंट उपलब्ध होंगे और आपको भी जो अच्छा लगेगा आप भी उसको शेयर कर पाएंगे। लाखों और करोड़ों युवा उसके साथ जुड़ेंगे। और नई शिक्षा नीति प्रधानमंत्री मोदी जी ने लागू की है। इस नई शिक्षा नीति के साथ जुड़ करके हम भारत को दुनिया की एक महाशक्ति की ओर अग्रसर करने में हम कामयाब होंगे। इस विश्वास के साथ आज यहां पर 1 करोड़ युवाओं के लिए टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण की इस कार्रवाई आप 60,000 नौजवानों से मैं प्रारंभ कर रहा हूं। मैं विभाग के मंत्री श्री सतीश महाना जी, हमारे टेक्निकल एजुकेशन के मंत्री श्री जितिन प्रसाद जी, बेसिक शिक्षा विभाग के मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी जी और साथ साथ औद्योगिक विकास के ही राज्य मंत्री श्री धर्मवीर प्रजापति और अन्य सभी माननीय मंत्रियों से कहूंगा, हमारा प्रयास होगा अगले 1 सप्ताह में प्रदेश की हर कमिश्नरी में भी इस प्रकार के आयोजन हो जाएं। वहां पर भी हम कुछ नौजवानों को टैबलेट और मोबाइल फोन के साथ जोड़ करके डिजिटल क्रांति को गांव-गांव तक पहुंचाने, ऑनलाइन एजुकेशन से लेकर के ऑनलाइन एग्जामिनेशन और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले अपने युवाओं को भी इसके साथ जोड़ेंगे। मैं इसके साथ ही एक बार फिर से आज के इस अवसर पर जब यहां पर सुश्री मीराबाई चानू को जो भारोत्तोलक में जिन्होंने 49 ग्राम में भारत के लिए मेडल जीता था ओलंपिक में, जोरदार करतल ध्वनि से उनका आप स्वागत करिए। जोरदार तरीके से उनका अभिनंदन होना चाहिए। वे आज आई हैं और वो आप सब जानते हैं कि उनका जन्म 8 अगस्त 1994 को इंफाल मणिपुर में हुआ। टोक्यो ओलंपिक में उन्होंने भारत के लिए रजत पदक जीता है और इससे पहले 2018 में गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में आयोजित राष्ट्रमंडल खेल में उन्होंने स्वर्ण पदक, ग्लासगो स्कॉटलैंड में 14 में आयोजित राष्ट्रमंडल खेल में रजत पदक जीता था। 2017 में उन्होंने यूएसए में आयोजित भारोत्तोलक विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता और 2020 ताशकंद में आयोजित एशियन चैंपियनशिप में उन्होंने कांस्य पदक जीता। आज वे हमारे बीच में हैं। राज्य सरकार ने ओलंपिक में मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को सम्मान दिया। आज वे आए हैं। मैं आप सभी की ओर से, प्रदेशवासियों की ओर से उन्हें बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं और साथ साथ अपने इन सभी युवाओं को और प्रदेश के 1 करोड़ युवाओं को भी मैं इस अवसर पर अभिनंदन करता हूं और आपको बधाई देता हूं कि इन योजनाओं का लाभ आप सबको प्राप्त हो सके। इस विश्वास के साथ हमारे कवि ने जो बात कही कि नए युग का सृजन युवकों तुम्हारे हाथ में है, समूचा जग युवा पीढ़ी तुम्हारे साथ में है। प्रवर फौलाद सच मानो तुम्हारे गात में है, नए युग का सृजन युवकों तुम्हारे हाथ में है। सफलता तो तुम्हारी बात में है, जज्बात में है, नए युग का सृजन युवकों तुम्हारे हाथ में है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आप स्मार्टफोन और टैबलेट का लाभ लें, डिजिटल एक्सेस के साथ साथ बेहतरीन कंटेंट
आपको राज्य सरकार के द्वारा उपलब्ध होगी। इस विश्वास के साथ आप सभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के साथ जुड़ करके प्रधानमंत्री मोदी जी के सपने को साकार करके उत्तर प्रदेश को देश के अंदर नंबर 1 बनाने की इस अभियान के साथ जुड़ेंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। सरदेव अटल जी और पंडित मदन मोहन मालवीय जी को मैं आज उनकी पावन जयंती पर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, आपके आशीर्वचनों के लिए, मार्गदर्शन के लिए और प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए। जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने बताया कि आज 60,000 छात्र छात्राओं को स्मार्टफोन और टैबलेट देकर इस महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत होगी। और मैं आपको बताना चाहूंगी, आप सब अपने स्थान पर बैठे रहिएगा। कार्यक्रम के बाद आप तक टैबलेट और स्मार्टफोन पहुंचाया जाएगा। आप व्यवस्था और अनुशासन को बनाए रखते हुए बैठे रहेंगे अपने स्थान पर। कुछ लोगों को प्रतीक स्वरूप माननीय मुख्यमंत्री महोदय अपने हाथ से टैबलेट और स्मार्टफोन देंगे। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि कुछ छात्र छात्राओं को प्रतीकात्मक स्वरूप ये प्रदान करें। सबसे पहले अभ्युदय योजना के लाभार्थियों को मैं आमंत्रित करूंगी। प्रबल अवस्थी, इन सभी लाभार्थियों को टैबलेट दिया जा रहा है अभ्युदय योजना के। प्रबल अवस्थी, आप सब तालियां बजाते रहेंगे तो समूची युवा शक्ति की ऊर्जा साथ रहेगी। विनय चौरसिया, ये सब लोग अभ्युदय योजना के अंतर्गत यूपीएससी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। विनय चौरसिया, टैबलेट दिया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद के साथ। अमित कुमार वर्मा, इनके स्वर्णिम भविष्य का एक सोपान है ये। दीक्षा गुप्ता, श्री नीशू, सौभाग्यशाली हैं आप सब माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आशीर्वाद और मंगल कामनाओं के साथ। मुर्शिदा बानो, दिव्या जायसवाल, जब ये स्टेडियम आपकी तालियों से गूंजता है ना तो एक नया वातावरण पैदा होता है। क्षितिज तनेजा, अंजलि शुक्ला, सानिध्य मलेशिया, और अमृता सिंह। इसके बाद लखनऊ जनपद के लोगों को मैं आमंत्रित कर रही हूँ। प्रकाश सिंह, जेबा कैसर, सागर उपमन्यु, बहुत ही बेबाकी से जिसने अपनी बात कही, तालियां होनी चाहिए। मिथिलेश कुमार सिंह, आकांक्षा मिश्रा, डॉक्टर रीना भारती,